जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच काफी ज्यादा तनाव महसूस हो रहे हैं और वर्ल्ड वार 3 होने का काफी ज्यादा चांस है। ब्रिटेन यूक्रेन को उसकी सहायता के लिए कौन कौन सी मिसाइल और कौन कौन सी गन प्रोवाइड करवा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, रूस के साथ जारी तनाव के बीच यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये NLAW है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन कहा जाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं। बर्फ से ढके इलाकों में इनका परीक्षण किया गया है। ट्रेनिंग विभाग के कमांडर ने बताया है कि परीक्षण पूरा होने के बाद ऑपरेटरों को ये हथियार दिए जाएंगे और टास्क एरिया में इन्हें लगाया जाएगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने ये आपको हथियार के बारे में बताया है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये विवाद कहां से स्टार्ट हुआ है, आखिर ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव इस क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर करीब 90,000 सैनिक तैनात किए हैं। प्रमुख बिंदु पृष्ठभूमि पर हम आते हैं। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देश की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। संघर्ष के कारण नंबर 1 पर शक्ति संतुलन। जब से यूक्रेन और सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पॉइंट 2, पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन आखिर है क्या? अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आखिर काला सागर में रूस की क्या रुचि है, इस पर भी हम आपको बताते हैं। काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस का कई राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है? यूरो मैदान आंदोलन से ये स्टार्ट हुआ था। यूरो मैदान यूरोपियन सुगवाचर यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी, जो नवंबर 2013 में कीव में नेजा लेंजोनोस्ती मैदान, जो कि स्वतंत्रता स्क्वायर में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुई थी। रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेजी से हो रहा था। इसका दूसरा कारण क्या है? नंबर 2, अलगवादियों का आंदोलन पर आखिर है क्या अलगवादी आंदोलन? पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र वर्ष 2014 से रूसी समर्थक अलगवादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगवादियों की संख्या 15% से 80% के बीच है।
आखिरी क्रीमिया पर आक्रमण हो क्यों रहा है? रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा, क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद यह वर्ष 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद हुआ, जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था। क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद के विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ दिया था। यूक्रेन की नाटो की सदस्यता आखिर है क्या? यूक्रेन ने अटलांटिक संधि संगठन से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने के आग्रह किया था। रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक इसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। काला सागर, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की यूक्रेन से घिरा है। यह सभी नाटो देश हैं। नाटो देश और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्रेंच पॉइंट है। आखिर ये मिन्स्क समझौता है क्या? मिन्स्क 1 यूक्रेन और रूस से समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र टूट गया। मिन्स्क सेकंड वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क सेकंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष चल गया था। इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई के समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पर रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। आखिर इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियासतों प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई देश के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। भारत का आखिर इस पर रुख क्या है? पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है। नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था। आखिर काला सागर पर हम चर्चा करते हैं। आखिर काला सागर किन देशों के बीच में आता है? काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोर्टिक, कॉकेसस और क्रीमियन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर भी कच्छ जल डमरू मध्य द्वारा आजोब सागर से जुड़ा हुआ है। तुर्की जल डमरू मध्य प्रणाली, डॉर्डेनल्स, बॉस्फोरस और मारमारा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करती है। काला सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया,
और रोमानिया शामिल है। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। आगे की राय पर क्या है? स्थिति का एक व्यवहारिक समाधान लीग शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अतः इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों के बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिए मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। मैंने अब तक आपको जो भी जानकारी दी वो यूक्रेन और रूस के बीच में जानकारी दी, और इस पर मैं अपने अनुसार बताऊं तो जो हम आपस में लड़ाई करते हैं, ये सब लैंड लो कंट्री पे जो लड़ाई करते हैं, जमीन कब्जा करने के लिए करते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बस आपसी देशों में टकराव महसूस होगा। यदि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ा तो पूरे विश्व में कोई भी नहीं बचेगा। हमको पूरे देशों में लड़ाई नहीं, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और हम एक एजुकेटेड पर्सन हैं, उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। हमारे हर देश से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जुड़ा रहता है और हम हर देशों से कुछ ना कुछ आयात या निर्यात करते हैं। ये सभी देश आपस में एक चैन बनकर रहते हैं। हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ना कि दुश्मनी का। इसमें हमारे और सबका हित होगा और हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।